माय डियर, कल के लेक्चर में काइनेमेटिक वेलोसिटी एंड थिनसिस मैं आपको बता रहा था, और जब मैं काइनेमेटिक एनालिसिस और थिनसिस आपको बताया था तो उसमें डिस्कशन किया था मैंने कि दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली इंपॉर्टेंट मैं आपको ये बीटी क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से नॉर्मली ग्राफिकल मेथड और एक होता है एनालिटिकल मेथड, ये दो तरीके से क्वेश्चन इसमें सॉल्व होते हैं। और इन दो तरीके से जब क्वेश्चन सॉल्व होता है तो मोस्ट ऑफ द चांसेस 80 to 85% ग्राफिकल मेथड से एक क्वेश्चन 8 नंबर 5 नंबर का, मिनिमम 5 नंबर का एक क्वेश्चन बनेगा, मैक्सिमम 10 बहुत रेयर आता है, लेकिन 5 नंबर का मान लीजिएगा कि क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि एक थ्योरी लिखवाएगा और एक आपका न्यूमेरिकल्स लिखवाएगा। उसमें जब मैं आपको बता रहा था उसमें खास बात ये मैं बताया था कि इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस इतना ज़्यादा है क्योंकि जब कभी भी किसी भी लिंक या कोई भी ब्रिज की जब हम बात करेंगे या ट्रसेस की बात करेंगे तो उसका इंस्टेंटेनियस सेंटर हम निकालते हैं, किस पॉइंट पे आकर के उसका लोड जो होता है वो बियर कर रहा है, उसका भार वो सहन करने की क्वालिटी को दर्शा रहा है, इस पॉइंट पे इसका पूरा का पूरा भार है। इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ें तब हो जाती है कि जब इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आप ये चिन्हित कर पाते हैं कि किस पॉइंट पे, सपोज मान लीजिए कि ये कोई लिंक है, ये 3 लिंक है, जाहिर सी बात है 3 लिंक है 1, 2 एंड 3। जब इसका इंस्टेंटेनियस सेंटर हम निकालते हैं तो सीधे ऐसे ये लाइन हमारी कहीं और जाएगी और ये लाइन कहीं और जाएगी, इस टाइप के जाते हैं। बीच में इसका एक सेंटर आता है, इसी सेंटर की हम बात करते हैं, कहाँ ये लाइन कट कर रहा है, बोलते हैं इंस्टेंटेनियस सेंटर। तो ग्राफिकल मेथड को जानना इसलिए बेहद ज़रूरी हो जाता है कि आप चीज़ों को कितनी बेहतरीन तरीके से और किसी एक पॉइंट पे बता पा रहे हैं। इसलिए मैं आपको बार बार ये कोशिश कर रहा हूँ, ये बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कितना इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, और स्पेशली ग्राफिकल मेथड की जब हम बात करेंगे तो ये चीज़ें जानने की हम कोशिश करेंगे। और आगे मैं आप सबको अभी बताने चल रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा इसी ध्यान रखिएगा कि आपको शुरुआत में टफ लगेगा क्योंकि नॉर्मली टॉपिक से थोड़ा सा डिफरेंस है। ये डिफरेंस कैसे होता है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि कभी भी हमने इंस्टेंटेनियस सेंटर की बात की तो वहां पे क्या होता है कि कोई लिंक है जिसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर है या 20 सेंटीमीटर है, तो मैंने आपको यहाँ पे लगवा दिया था 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एक स्केल माना था मैंने, एक 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड के बराबर होगा, ये मैंने मनवाया था आपको पिछले क्वेश्चन में। देखिए इससे चीज़ें तब इंपॉर्टेंट हो जाती है, जानने की बात होती है कि आपको ये क्वेश्चन एनालिटिकल आप लगाएंगे तो इसका फार्मूला बड़ा ब्रॉड होगा, अब बहुत लंबा जाए, ग्राफिकल मेथड में बहुत जल्दी ये सॉल्व हो जाता है। आगे जरा एक हेडिंग लिखिए, रगड़ वेलोसिटी, रगड़ वेलोसिटी, रगड़ वेग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रबिंग वेलोसिटी, रबिंग वेलोसिटी जिसको बोलते हैं रगड़ वेग, रगड़ वेग जिसको बोलते हैं, रबिंग वेलोसिटी को हम बोलते हैं रगड़ वेग। इसमें लिखिए, डेफिनेशन लिखिए, पिन जोड़ द्वारा जुड़ी कड़ियों की सापेक्ष, पिन जोड़ द्वारा जुड़ी कड़ियों के सापेक्ष, पिन जोड़ द्वारा जुड़ी कड़ियों के सापेक्ष गतियों का आकलन करते समय हम रगड़ वेग पर विचार करते हैं, फुल स्टॉप।
एक पिन जोड़ में रगड़ पिन की वक्रता की बाहरी सतह तथा कड़ी के छेद की आंतरिक सतह के बीच होता है। रगड़ बेग कड़ियों के बीच के परिणामी कोणीय वेग रगड़ बेग कड़ियों के बीच के परिणामी कोणीय वेग के समानुपाती होता है जिसका मान परिणामी कोणीय वेग और पिन की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। रगड़ बेग इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखिए, रगड़ बेग इज इक्वल टू परिणामी कोणीय वेग गुणे पिन त्रिज्या परिणामी कोणीय वेग गुणे पिन त्रिज्या, ये इसका रगड़ वेग का फार्मूला होता है। रगड़ वेग का फार्मूला क्या? रगड़ वेग इज इक्वल टू परिणामी कोणीय वेग गुणे पिन की त्रिज्या। एग्जाम्पल के तौर पे कोई 4 बार मैकेनिज्म है और ये फिक्स है, या 3 टर्निंग पेयर हम यहाँ पे शो कर रहे हैं, तो ये जो ज्वाइंट होगा ये पिन ज्वाइंट होगा, इसकी ज्वाइंट की त्रिज्या, ये जो होगा ये पिन ज्वाइंट होगा, ये जो होगा आपस में ये पिन ज्वाइंट होगा, पिन ज्वाइंट, पिन ज्वाइंट, पिन ज्वाइंट, पिन ज्वाइंट, ठीक है, पिन ज्वाइंट, पिन ज्वाइंट। इसको मैं एनालिसिस करा रहा हूं कि रगड़ वेग या रगड़ त्रिज्या कैसे हम निकालते हैं।
इसका तो एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला एक हेडिंग लिखिए, पहला पॉइंट, रगड़ वेग जब कड़ियां, रगड़ वेग जब कड़ियां हेडिंग लिखिए, रगड़ वेग जब कड़ियां रगड़ वेग जब कड़ियां एक ही दिशा में घूम रही हो, एक ही दिशा में घूम रही हो, रगड़ वेग जब कड़ियां एक ही दिशा में घूम रही हो। हेडिंग नंबर फर्स्ट, इसका डायग्राम है ये। ये दो हमारी कोई पिन जॉइंट मैं आपको दिखा रहा हूं जो एक ही दिशा में घूम रही है। इनकी स्पीड है W1 और ये स्पीड है W2। W1 और W2, कड़ी A और कड़ी B, कड़ी A एंड कड़ी B, और ये आपका हो जाएगा पिन जोड़, पिन जोड़। जिसकी त्रिज्या या रेडियस हम स्मॉल r से डिनोट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें रगड़ वेग इज इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा, इसका रगड़ वेग का फार्मूला हो जाएगा, रगड़ वेग का फार्मूला हो जाएगा क्या चीज, देखिए कड़ी A जो घूम रहा है ये अपने W1 वेलोसिटी से घूम रहा है। तो कड़ी A का घूमने W1 जो भी घूमा, सपोज मान लीजिए कि ये यहां पे है, तो जब ये कहीं यहां आएगा या नीचे आएगा तब तो ये आएगा। इसका मतलब जब इसके जगह पे कड़ी B या कड़ी दूसरी आ रही है तब तक ये अपनी स्पीड से यहाँ आ रही है। तो हमको एक स्पीड अगर पता हो तो उसमें से माइनस करके और उसके त्रिज्या को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें कि कितना ये घूमा, उसी के साथ ये भी घूम रहा है, क्योंकि मोशन दोनों का सेम है। ऐसा नहीं है कि ये यहाँ आया और ये यहाँ गया, तब तो अलग त्रिज्या हो जाएगी। लेकिन जो पिन की त्रिज्या है, जितना ये घूम रहा है उतना ही ये भी घूम रहा है। तो हम क्या करेंगे, W1 माइनस W2 होल का मल्टीप्लाई कर देंगे R से, होल का मल्टीप्लाई कर देंगे R से, ये हो जाएगा हमारा। इसका मतलब इसको थोड़ा रिजॉल्व करेंगे तो R W1 माइनस R W2 रगड़ वेग, मतलब रबिंग वेलोसिटी अगर हमको निकालना है, रबिंग
वेलोसिटी अगर हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे? अगर सपोज मान लीजिए कि W1 सेम, तो W इंटू R से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा आ जाएगा रबिंग वेलोसिटी। इसमें जरा लिखिए, माना कि दो कड़ी A तथा B, माना कि दो कड़ी A तथा B एक पिन जोड़ द्वारा जुड़ी है, एक पिन जोड़ द्वारा जुड़ी है, और किसी क्षण दोनों कड़ियां वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त का इंग्लिश होता है एंटी क्लॉकवाइज दिशा में क्रमशः W1 तथा W2 कोणीय वेग से घूम रही है, कोणीय वेग से घूम रही है। तो ये चित्र बनाइए और ये डेरिवेशन, तब रबिंग वेलोसिटी इज इक्वल टू W इंटू R, या ये कह सकते हैं रगड़ वेग इज इक्वल टू W1 माइनस W2 इंटू R। अगली हेडिंग लिखिए, रगड़ वेग जब कड़ियां विपरीत दिशा में घूम रही, विपरीत दिशा में घूम रही, विपरीत दिशा में घूम रही। इसका मतलब क्या हो जाएगा? एक कड़ी एंटी क्लॉक और दूसरी कड़ी क्लॉकवाइज। तो ये जो कड़ी है कौन सी कड़ी होगी? कड़ी नंबर A या लिंक नंबर 1। यहां पे पिन जॉइंट जिसकी त्रिज्या क्या है? R, रेडियस R, लिंक 1, और यहां क्या हो जाएगा? लिंक 2। इसको कर देंगे हम क्लॉकवाइज W1
और इसको कर देंगे एंटी क्लॉकवाइज W2। लिखिए, माना दो लिंक A तथा B, माना दो लिंक A तथा B, माना दो लिंक A तथा B एक पिन द्वारा जुड़ी है। एक पिन द्वारा जुड़ी है और किसी क्षण लिंक A और किसी क्षण लिंक A दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज तथा क्षण B वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूम रही हैं, तब रगड़ वेग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रगड़ वेग इज इक्वल टू हो जाएगा W1 प्लस W2 इंटू R। W1 प्लस W2 इंटू R। रबिंग वेलोसिटी यहां पे लिख सकते हैं, रबिंग वेलोसिटी इज इक्वल टू W1 प्लस W2 गुणे R। कितना हो जाएगा? आई थिंक हो गया होगा। ये बहुत आसान है। अगर डायरेक्शन सेम तो माइनस कर देंगे और डायरेक्शन अगर अपोजिट हो तब उसको हम प्लस कर देंगे, दोनों की एंगुलर वेलोसिटी, जिसको रबिंग वेलोसिटी भी बोलते हैं। अगली हेडिंग लिखिए, जब एक कड़ी सरकने वाली अगली हेडिंग है, जब एक कड़ी सरकने वाली या जब एक कड़ी सरकने वाली या स्थिर हो। अगली हेडिंग है, जब एक कड़ी सरकने वाली या स्थिर हो।
जब एक कड़ी सरकने वाली या स्थिर हो। यदि पिन जोड़ में एक कड़ी सीधी रेखा पर यदि पिन जोड़ में एक कड़ी सीधी रेखा पर सरकने वाली या स्थिर हो तथा सरकने वाली या स्थिर हो तथा दूसरी W कोणीय वेग से घूम रही हो तो W कोणीय वेग से घूम रही हो तो कोणीय वेग से घूम रही हो तो सरकने वाली या स्थिर कड़ी का कोणीय वेग शून्य मान लेते हैं। का कोणीय वेग शून्य मान लेते हैं। ऐसी दिशा में पिन पर ऐसी दिशा में पिन पर रगड़ वेग, जिसको बोलते हैं रबिंग वेलोसिटी, रगड़ वेग जिसको बोलते हैं रबिंग वेलोसिटी, इज इक्वल टू हो जाता है W इंटू आर, जब हम शून्य मान लेते हैं। अगली हेडिंग, रोलिंग की स्थिति में तत्कालिक केंद्र। रोलिंग की स्थिति में तत्कालिक केंद्र रोलिंग की स्थिति में रोलिंग की स्थिति में तत्कालिक केंद्र रोलिंग की स्थिति में तत्कालिक केंद्र जब कोई पहिया रोटर चक्की जब कोई पहिया रोटर चक्की ठोस गोला आदि किसी दूसरी स्थिर समतल कड़ी पर ठोस गोला आदि किसी दूसरी स्थित समतल कड़ी पर रोलिंग करती है तो तत्कालिक केंद्र रोलिंग करती है तो तत्कालिक केंद्र दोनों कड़ियों के
संपर्क बिंदु पर स्थिर रहता है। दोनों कड़ियों के संपर्क बिंदु पर स्थिर रहता है। दोनों कड़ियों के संपर्क बिंदु पर स्थिर रहता है। स्थिर रहता है। मेडर ये इसका फिगर है, थोड़ा जरा ड्रा कर लीजिएगा। ठीक है, VA VA यहाँ पे हो जाएगा A और फिर हो जाएगा 1 2 2। डायग्राम जरा बना लीजिएगा। अगली हेडिंग है पिन जोड़ के स्थिति में, पिन जोड़ की स्थिति में पिन जोड़ की स्थिति में तत्कालिक केंद्र, पिन जोड़ की स्थिति में, पिन जोड़ की स्थिति में तत्कालिक केंद्र, पिन जोड़ की स्थिति में तत्कालिक केंद्र। दो कड़ियां जब एक दूसरे से, दो कड़ियां जब एक दूसरे से पिन जोड़ द्वारा जुड़ी होती हैं तो इसके तत्कालिक केंद्र जुड़ी होती हैं तो इसके तत्कालिक केंद्र इनके जोड़ पर ही स्थिर रहता है। देखिए, देख कितना हुआ, इनके जोड़ पर ही, इनकी जोड़ पर ही स्थिर होता है।
ये आपका कोई पिन ज्वाइंट है, 1 से 2, VA B। डायग्राम बना लीजिए। अगली हेडिंग लिखिए, किसी यंत्र विन्यास में तात्कालिक केंद्रों की संख्या ज्ञात करना। किसी यंत्र विन्यास में किसी यंत्र विन्यास में तात्कालिक किसी यंत्र विन्यास में तात्कालिक केंद्रों की संख्या ज्ञात करना। केंद्रों की संख्या ज्ञात करना। माना किसी यंत्र विन्यास में कुल n कड़ियां हैं, 1 2 3 n। माना किसी यंत्र विन्यास में n कड़ियां हैं, इन कड़ियों में बनाए जा सकने वाले कुल संभावित जोड़ों की संख्या, इन कड़ियों में बनाए जा सकने वाले कुल संभावित जोड़ों की संख्या ही तात्कालिक केंद्रों की संख्या होती है। तात्कालिक केंद्रों की संख्या को हम डिनोट करते हैं कैपिटल N से। कैपिटल N से तात्कालिक केंद्रों की संख्या को हम डिनोट करते हैं कैपिटल N से।
तत्कालिक केंद्रों की संख्या कैपिटल एन इज इक्वल टू, फार्मूला होता है तत्कालिक केंद्रों की संख्या को करते हैं कैपिटल एन से। कैपिटल एन इज इक्वल टू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। थोड़ा आगे इसमें लिखिएगा, एक चार छड़ यंत्र विन्यास में, एक चार छड़ यंत्र विन्यास में कड़ियों की कुल संख्या 4 होती है। कड़ियों की कुल संख्या 4 होती है। अतः तत्कालिक केंद्रों की कुल संख्या, अतः तत्कालिक केंद्रों की कुल संख्या क्या हो जाएगी, n इज इक्वल टू 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 6 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 6। अगली हेडिंग लिखिए, अगली हेडिंग कैनेडी का सिद्धांत। अगली हेडिंग है कैनेडी का सिद्धांत। एक साइंटिस्ट था, जर्मन इंजीनियर, जिसका नाम था कैनेडी, जिसका नाम था कैनेडी। कैनेडी का सिद्धांत कभी कभी ऐसे पूछ लेता 3 नंबर 4 में, बहुत छोटा सा डेफिनेशन है इसका, इसलिए मैं आपको बताना जरूरी है। किसी चैप्टर में डाल देगा, किसी छोटे क्वेश्चन में इसको भी लगा देगा कि कैनेडी के सिद्धांत को बनाइए। आदमी नहीं पढ़ा कहेगा सर आउट ऑफ सिलेबस आ गया, थोड़ा लिख लीजिए। कैनेडी का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, यदि कोई 3 दृढ़ पिंड एक दूसरे के सापेक्ष, यदि कोई 3 दृढ़ पिंड एक दूसरे के सापेक्ष गति कर रहे हो तो, एक दूसरे के सापेक्ष गति कर रहे हो तो इनके 3 तत्कालिक केंद्र होंगे। इनके 3 तत्कालिक केंद्र होंगे जो एक ही सरल रेखा पर स्थिर होंगे, जो एक ही सरल रेखा पर स्थिर होंगे।
इसका डायग्राम मैं बना दे रहा हूं। ये है कैनेडी का सिद्धांत। कैनेडी का सिद्धांत। कैनेडी का सिद्धांत। कैनेडी का सिद्धांत। इंस्टेंटेनियस सेंटर I12 लिंक नंबर 1, क्योंकि ये फिक्स है और ये भी फिक्स, तो लिंक एक ही है। 12 I13। कब लिखेंगे लिंक नंबर 1, 2 और 3? तो ये 1 2 से मिला हुआ है, 1 3 से मिला हुआ है। इसको बोलते हैं कैनेडी का सिद्धांत। चित्र में 3 कड़ियां 1 2 3, चित्र में 3 कड़ियां 1 2 3 दिखाए गए हैं। जो एक दूसरे के सापेक्ष गति कर रहे हैं। जो एक दूसरे के सापेक्ष गति कर रहे हैं। कड़ी 1 स्थिर है, कड़ी 1 स्थिर है। अब इन तीनों के 3 तत्कालिक केंद्र, अब इन तीनों के 3 तत्कालिक केंद्र I12 I13 तथा I23 दिखाए गए हैं। I12 I23। जो एक ही सरल रेखा पर स्थिर होंगे, जो एक ही सरल रेखा पर स्थिर होंगे। अगली हेडिंग है कैनेडी के सिद्धांत पर
कैनेडी के सिद्धांत पर कैनेडी के सिद्धांत से तत्कालिक केंद्रों की स्थिति का निर्धारण। कैनेडी के सिद्धांत से तत्कालिक केंद्रों की स्थिति का निर्धारण। एक 4 छड़ यंत्र विन्यास, एक 4 छड़ यंत्र विन्यास माना जिसकी कड़ी 4 छड़ यंत्र विन्यास 1 2 3 एंड 4। एक 4 छड़ यंत्र विन्यास माना जिसकी कड़ी 1 स्थिर है और अन्य कड़ियां चित्र अनुसार चित्र अनुसार 2 3 तथा 4 हैं जो एक दूसरे से रिपीट कर रहा हूं, अन्य कड़ियां चित्र अनुसार 2 3 तथा 4 हैं जो एक दूसरे से पिन जोड़ द्वारा जुड़ी हुई हैं, जो एक दूसरे से पिन जोड़ द्वारा जुड़ी हुई हैं। अब विभिन्न तत्कालिक केंद्र अब विभिन्न तत्कालिक केंद्रों की स्थिति का निर्धारण निम्नलिखित चरणों में किया जाएगा। का निर्धारण निम्नलिखित चरणों में किया जाएगा। पहला लिखिए, सर्वप्रथम n is equal to n minus 1 by 2। सर्वप्रथम n minus 1 by 2 से तत्कालिक केंद्र की कुल संख्या का पता लगाइए। n मतलब होता नंबर ऑफ लिंक या नंबर ऑफ कड़ी। तो कितना है? 1 2 3 और 4, यानी n इज इक्वल टू 4। यहाँ पे तत्कालिक केंद्र की स्थिति निकालना हमको, तो क्या करेंगे? n minus 1 by 2 is equal to 4 minus 1 by 2, n is equal to 6। n is equal to
6 होगा। लास्ट और अगली हेडिंग लिख लीजिए, तत्कालिक केंद्र की विशेषताएं। लास्ट और अगली हेडिंग लिखिए, तत्कालिक केंद्र की विशेषताएं। तत्कालिक तत्कालिक केंद्र की विशेषताएं। विशेषताएं क्या, जिसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस सेंटर। किसी यंत्र विन्यास में कोई तत्कालिक केंद्र पाए जाते हैं। किसी यंत्र विन्यास में कोई तत्कालिक केंद्र पाए जाते हैं। इन तत्कालिक केंद्र की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। इन तत्कालिक केंद्र की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। नंबर फर्स्ट, यंत्र विन्यास की एक निश्चित आकृति। यंत्र विन्यास की एक निश्चित आकृति के संदर्भ में, एक निश्चित आकृति के संदर्भ में कोई एक कड़ी दूसरी कड़ी के सापेक्ष, कोई एक कड़ी दूसरी कड़ी के सापेक्ष तत्कालिक केंद्र पर ही घूमती है। तत्कालिक केंद्र पर ही घूमती है। दूसरा पॉइंट, किसी जोड़ पर विचार कीजिए। किसी जोड़ पर विचार कीजिए जिस पर एक कड़ी और दो जोड़ हैं। जिस पर एक कड़ी और दो जोड़ हैं। अब तत्कालिक केंद्र को चाहे कड़ी 1 पर, अब तत्कालिक केंद्र को चाहे कड़ी 1 पर स्थिर माने या कड़ी 2 पर स्थिर माने, किसी अन्य तीसरी कड़ी के सापेक्ष, किसी अन्य तीसरी कड़ी के सापेक्ष तत्कालिक केंद्र का वेग समान होगा। तत्कालिक केंद्र का वेग समान होगा। किसी अन्य तत्कालिक केंद्र के वेग समान होगा।
तत्कालिक केंद्र विधि, तत्कालिक हो गया, बंद कर दो।